हेलो स्टूडेंट्स, की टू सक्सेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी, वेतन से आय के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा दूसरा क्लास है भाई। तो हम लोग देखो पढ़े थे कि जो सैलरी में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का क्या होना चाहिए, रिलेशनशिप होना चाहिए। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, एम्प्लॉय क्या करता है भाई, एम्प्लॉय सेवा करता है, सर्विस देता है किसको, एम्प्लॉयर को। तो एम्प्लॉयर उसके बदले क्या देता है उसको, उसको सैलरी देता है ना। तो इसी जो प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सैलरी बोलते हैं, है ना। जो भी मनी वगैरह दिया, इसके बदले जो कुछ भी देता है उसको क्या बोला जाता है, सैलरी दी बोलते हैं। तो जो भी रिम्यूनरेशन कौन देता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है किसके बदले में, जो एम्प्लॉय जो सर्विस देता है, सेवा प्रदान करता है, उसके बदले में जो रिम्यूनरेशन दिया जाता है उसी को सैलरी बोलते हैं। तो दोनों के बीच में कैसा संबंध रहना चाहिए, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर, नियोक्ता और कर्मचारी के बीच संबंध होना चाहिए। ये सब हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। उससे पहले सभी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सैलरी। बेसिक सैलरी क्या होता है भाई, देखो बेसिक सैलरी ये होता है, जैसे मेरा 30,000 पर मंथ है ना, पर मंथ है, ये मेरा बेसिक है। इसमें डीए वगैरह ये शामिल डीए वगैरह शामिल नहीं रहता है ना। तो जो बेसिक में मिलता है ना वो है। अब ये 30,000 पर मंथ है तो 12 मंथ का कितना हो जाएगा, 12 लाख, सॉरी 3 लाख कितना हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा। और इसमें डीए वगैरह चार्ज कर देते हैं, है ना। तो वो सैलरी, नेक्स्ट सैलरी, टोटल सैलरी वगैरह बन जाता है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये बेसिक सैलरी है, जो बेसिक मिलता है। एडवांस सैलरी, एडवांस सैलरी क्या होता है भाई, जो एडवांस में पे करते हैं। कैसा पे करते हैं, एडवांस में पे करते हैं। जैसे मान ले जाए मेरा पेमेंट 30,000 पर मंथ है, मैं एडवांस में सैलरी 2 मंथ का सैलरी मांग लिया, 30,000 इंटू 2, मतलब ये 60,000 2 मंथ का क्या मिल गया, मुझे सैलरी मिल गया। ये एडवांस सैलरी भी सैलरी में आएगा। एरियर ऑफ सैलरी, एरियर ऑफ सैलरी भी सैलरी में आएगा। एरियर ऑफ सैलरी मतलब ये होता है, अब मैं 30,000 पर मंथ में 14 मंथ का सैलरी ले चुका हूँ, है ना। 14 मंथ मैं काम कर चुका हूँ, लेकिन मुझे अभी सिर्फ कितना मिला है भाई, अभी मुझे 3,60,000 ही मिला है, जबकि मैं काम कितने मंथ का किया हूँ, 14 मंथ का किया हूँ। तो इसमें एरियर कितना हो जाएगा, तो एरियर इसमें 60,000 एरियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा एरियर ऑफ सैलरी। एडवांस मतलब आया समझ में, एडवांस में मिलता है। एरियर मतलब आएगा समझ में, जो कि मैं 14 मंथ का क्या किया हूँ, काम कर चुका हूँ, ये मुझे एडवांस मिल गया। अगर सॉरी एरियर हो गया। अगर एडवांस, एडवांस हम लोग समझेंगे, अगर मान ले जाए ये मैं 12 मंथ का सैलरी, 12 मंथ मतलब वन ईयर का सैलरी ले रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ काम से या कुछ कारणवश 14 मंथ का क्या मांग लिया हूँ, सैलरी मांग लिया हूँ। तो ये 2 मंथ का क्या हो जाएगा भाई, एडवांस हो जाएगा। और ये 14 मंथ काम कर चुका हूँ, लेकिन मुझे 12 ही मंथ का सैलरी मिला है, तो ये दो मंथ का क्या हो जाएगा, एरियर हो जाएगा। पेंशन, पेंशन क्या होता है, जब रिटायरमेंट होते हैं कोई भी कर्मचारी, तो उसको मंथली पेंशन दिया जाता है, ठीक है। आजकल ये पेंशन का स्कीम 2004 से बंद हो चुका है, ठीक है। अब जब भी जो 2004 के बाद अगर कोई जॉब वगैरह कर रहे हैं तो उसको पेंशन नहीं मिलेगा। और अब क्या है, जो ओल्ड एम्प्लॉय है उन लोग को पेंशन दिया जाता है, रिटायरमेंट होते हैं, रिटायरमेंट के बाद उसको पेंशन दिया जाता है। अगर उसका डेथ हो जाता है तो उसको घर वाले या उसके जो स्पाउस है उसको दिया जाता है। और डियरनेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस मतलब होता है महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता में क्या होता है भाई, देखो जैसे जैसे लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ते जाता है, महंगाई भी बढ़ते जाता है, तो वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट लोग 17% 18% या 21% ऐसे महंगाई भत्ता दिया जाता है। जैसे सीजी गवर्नमेंट अभी 13 या 14% महंगाई भत्ता दे रहा है। और सपोज़ मेरा जॉब एग्जाम्पल के लिए मैं ले लिया हूँ 30,000 पर मंथ है, तो अगर महंगाई भत्ता दिया जाएगा, अगर 17% दिया जाएगा तो 5100 अलग से महंगाई भत्ता दिया जाता है भाई, है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर 2 साल पहले का बात करेंगे तो डीजल का दाम कितना था, 50 रुपया था, 50 या 60 रुपया था। आज के डेट में कितना हो गया, 80 रुपया हो गया। तो ये महंगाई भत्ता है। तो जैसे जैसे हर एक प्रोडक्ट का, हर एक मटेरियल का प्राइस बढ़ते जाता है, तो गवर्नमेंट इसको डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता भी देते जाते हैं। ये सैलरी के अलावा रहता है, बेसिक सैलरी के अलावा रहता है। बोनस कमीशन फीस, बोनस कमीशन फीस ये भी सैलरी का ही पार्ट है। जैसे अगर कोई
बोनस दिया जाता है दिवाली वगैरह के समय या कुछ के समय, है ना। 1 मंथ का बोनस दिया जाता है, 15 दिन का बोनस दिया जाता है, वो भी सैलरी का पार्ट है। कमीशन दिया जाता है। कमीशन मतलब ये होता है कि जैसे कोई सेल्स वगैरह के हैं उस पर कुछ परसेंट में कमीशन दिया जाता है। फीस, है ना, फीस वगैरह दिया जाता है, ये भी सैलरी का एक पार्ट है। सिटी कंपनसेशन अलाउंस। सिटी कंपनसेशन अलाउंस मतलब होता है कोई अगर शहर में रहते हैं तो इसको सिटी कंपनसेशन अलाउंस दिया जाता है। तो देखो भाई, सिटी कंपनसेशन अलाउंस मतलब अगर मान लिया मैं एक नॉर्मली शहर में रह रहा हूँ, ये बिलासपुर में रह रहा हूँ। अगर मैं बिलासपुर में अगर मेरा जॉब है तो वहाँ 5000 पर मंथ में मुझे मकान मिल जाएगा रहने के लिए 2 BHK का। अगर मेरा जॉब अगर मुंबई में है या कोलकाता में है तो कोलकाता में है अगर मेरा जॉब, तो वहाँ तो 15,000 पर मंथ में भी नहीं मिलेगा 2 BHK का, है ना। तो ये जैसे अगर मैं हाई लेवल के जो मेट्रो सिटी वगैरह में रहता हूँ या कोई बड़ा सिटी में रहता हूँ तो मुझे एक्स्ट्रा सैलरी दिया जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, सिटी कंपनसेशन अलाउंस। अगर बिलासपुर में रह रहा हूँ तो मुझे 5 ही हज़ार में मिल जा रहा है। अगर कोई मेट्रो सिटी में रह रहा हूँ तो मुझे 15,000 तक मिल सकता है। तो ये सिटी कंपनसेशन अलाउंस है। छोटे सिटी में रहोगे तो सिटी कंपनसेशन अलाउंस कम मिलेगा और बड़े सिटी में रहोगे तो ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि वहाँ का स्टैंडर्ड ही ज़्यादा बढ़ जाता है, हर चीज़ का खर्चा भी ज़्यादा रहता है ना। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब है सेकेंड पार्ट में देखते हैं हम लोग सैलरी का। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू RPF इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी। जो हर साल देखना भाई, हर मंथ या एवरी ईयर जो कर्मचारी लोग PF में जमा करते हैं, है ना, तो PF में जमा करते हैं तो 12% सैलरी से अगर ज़्यादा जमा किए, मान लीजिए अगर 14% कर दिए, अगर 14% से अगर PF में हम लोग ज़्यादा जमा कर रहे हैं, सॉरी 12% से ज़्यादा अगर जमा कर रहे हैं तो वो सैलरी का पार्ट हो जाएगा, और 12% के अंतर्गत अगर जमा करेंगे तो वो सैलरी का पार्ट नहीं होगा। तो एग्जांपल के लिए देखते हैं। अगर मान लीजिए मुझे PF मिलता है भाई, ये 14% के बराबर मुझे PF अगर मिल रहा है, 14,000 मिल रहा है, तो PF कितना तक कटेगा, तो PF हमारा कटेगा 12% तक ही कटेगा। तो 12% का कितना हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना हो गया, एक्स्ट्रा जो 2,000 है ना, तो 2,000 वो सैलरी का पार्ट हो जाएगा भाई, है ना। तो 12% तक ही छूट मिलेगा। अगर 12% से ज़्यादा अगर PF में कटेगा तो उसमें टैक्स लग जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर 15% PF करता है, कितना करता है, अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन फंड में अगर 15% करता है तो 3% सैलरी का पार्ट हो जाएगा, और बाकी जो 12% है 12% में टैक्स नहीं लगेगा, है ना। PF में जैसे जैसे पैसा डालते हैं, जितना ज़्यादा डालते हैं, लास्ट में लमसम में पैसा निकलता है। तो वैसे तो PF देखते हैं, प्रोविडेंट फंड 4 प्रकार से होता है भाई। एक स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड होता है, और एक होता है हमारा रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होता है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होता है, एक पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है। जो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है ना भाई, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड वगैरह में जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है और नेशनलाइज्ड बैंक है, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जो प्रोफेसर है, टीचर है, इन लोग स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में जमा करते हैं। और रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कारखाना वगैरह आ जाता है, उन लोग भी जमा करते हैं, ठीक है। उसके बाद अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में है जो नहीं स्टैट्यूटरी है और नहीं रिकॉग्नाइज्ड है, उन लोग अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में जमा करते हैं। और बाकी क्या किस में जमा कर देते हैं भाई, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में। पब्लिक प्रोविडेंट फंड कैसा होता है, तो इन लोग बोलते हैं अरे जो ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाले लोग थोड़ी जमा करेंगे, हम लोग भी जमा करेंगे बोल करके उन लोग पब्लिक प्रोविडेंट फंड बनाते हैं, और लास्ट में वैसे ही एक साथ लमसम में पैसा निकलता है। तो अगर 12% से ज़्यादा अगर सैलरी का 12% से ज़्यादा अगर PF में अगर जमा करते हैं तो वो सैलरी का पार्ट हो जाएगा, और इससे अगर कम करें 12% या 12% से कम करें तो वो सैलरी का पार्ट नहीं होगा, उसमें छूट मिलता है। इंटरेस्ट ऑन RPF इन एक्सेस ऑफ 9%। अगर मान लीजिए मेरे PF में पैसा टोटल 10 लाख हो गया है ना, अगर 10 लाख में इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 9.5%, तो 10 लाख का 9.5% हो जाएगा हमारा 95,000। तो जो ये 95,000 है, यहाँ तक का छूट मिलेगा। अगर मान लीजिए मुझे PF का इंटरेस्ट अगर 12% मिल रहा है तो 12% इसका कितना हो जाएगा, 1,20,000। तो 1,20,000 में 9.5% मैं कम कर दिया, क्योंकि इस पर टैक्स नहीं लगता। जो 25,000 इसका जो बैलेंस है ना एक्स्ट्रा, इसमें क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा, ये सैलरी का पार्ट हो जाएगा। तो अभी हम लोग क्या समझे, अगर PF में जमा करें तो अगर PF का जो राशि है
12% से ज़्यादा हो तो सैलरी का पार्ट हो जाएगा, है ना। 12% से कम होगा तो सैलरी का पार्ट नहीं हो जाएगा। और जो पीएफ का जो इंटरेस्ट है अगर वो 9.5% से ज़्यादा होगा तो सैलरी का पार्ट रहेगा, उससे कम रहेगा तो सैलरी का पार्ट नहीं होगा। उसके बाद देख लेते हैं मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस क्या होता है भाई? चिकित्सा भत्ता दिया जाता है। जैसे कोई भी गवर्नमेंट जॉब में है तो उसके अगर घर वाले या उसके फैमिली वगैरह का अगर हेल्थ अगर ख़राब हो गया, है ना, तो उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं तो वहाँ पे कुछ अलाउंस दिया जाता है, भत्ता दिया जाता है, उसमें छूट मिलता है। ये भी किसका पार्ट है? सैलरी का पार्ट है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, देखो भाई, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस ये इतना पुराना रूल है, ये 20 साल पुराना रूल है, अभी तक इसको बढ़ाया ही नहीं है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एग्जेम्प्ट अप टू 100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम अप टू चिल्ड्रन। इसमें ये बोल रहा है अगर जो चिल्ड्रन अलाउंस जो बच्चों लोग का शिक्षा भत्ता है वो सिर्फ 2 बच्चे तक ही छूट दिया जाएगा। और 2 बच्चे तक कितना? 100 पर मंथ। देखो भाई आजकल तो अगर स्टैंडर्ड के स्कूल में पढ़ाएंगे तो 5,000 पर मंथ लगता है, लेकिन गवर्नमेंट कितना छूट दे रहा है? मात्र 100 रुपये का बस छूट दे रहा है और पर मंथ। तो एक महीना का कितना हो जाएगा? 1 ईयर का कितना हो जाएगा? 1200 हो जाएगा, है ना। तो मात्र 1200 का ही छूट दे रहा है। मैक्सिमम कितना चिल्ड्रन तक दे रहा है? 2 चिल्ड्रन तक। मतलब 2 चिल्ड्रन तक अगर हम लोग एजुकेशन अलाउंस लेते हैं तो 2400 का छूट मिलेगा। अगर मान ले जाए अगर मेरे बच्चे का सपोज उसका स्कूल का फीस है 1000 पर मंथ है, ठीक है, तो इसमें छूट कितना मिलेगा? मात्र 100 का छूट मिलेगा और 900 रुपये खुद मुझे देना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो 900 रुपया ये देना पड़ेगा पर मंथ, है ना। तो सिर्फ छूट कितना तक है? 100 रुपये तक छूट मिलेगा। और मैक्सिमम कितना चिल्ड्रन तक मिलेगा भाई? 2 चिल्ड्रन तक छूट मिलेगा। अगर 3 चिल्ड्रन है, तीनों पढ़ रहे हैं तो पर भी 2 चिल्ड्रन तक ही छूट मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस पहले इसमें छूट मिलता था, अब ट्रांसपोर्ट अलाउंस में छूट नहीं मिलता है, ठीक है। ये पूरा सैलरी का पार्ट है। चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस एग्जेम्प्ट अप टू 300 पर मंथ, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। अगर कोई भी कर्मचारी का अगर बच्चा, है ना, हॉस्टल में पढ़ता है तो उसको कितना तक छूट मिलेगा? मात्र 300 तक छूट मिलेगा। और मैक्सिमम कितना चाइल्ड तक मिलेगा भाई? 2 चाइल्ड तक। आजकल देखते हैं हॉस्टल का बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया है, 2000 3000 पर मंथ तक है, लेकिन गवर्नमेंट सिर्फ कितना तक छूट मिलता है भाई? 300 तक छूट दे रहा है। बाकी जो 2700 है ना, 2700 सैलरी का पार्ट हो जाएगा, उसमें टैक्स लगेगा, है ना। तो ये तो बहुत ज़्यादा रूल है। अभी तो लिविंग स्टैंडर्ड इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि 100 रुपये का कोई मतलब नहीं है। अगर कोई भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएँ तो जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है 2000 3000 5000 पर मंथ तक है। वैसे हॉस्टल अलाउंस भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अभी ये मात्र छूट कितना तक मिलेगा? 300 पर मंथ और मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन तक मिलेगा भाई, है ना। आगे चलते हैं हम लोग। कंप्यूटेशन पेंशन, है ना। कंप्यूटेशन पेंशन मतलब जो पेंशन को हम लोग कंप्यूट कर देते हैं, ठीक है, उसके बारे में मैं बताऊंगा कंप्यूटेशन पेंशन के बारे में, है ना। एक कंप्यूटेशन पेंशन इसको हम लोग टोटल रेसिप्रोकल करके निकालते हैं। जिस समय मैं इस बताऊंगा डिटेल में, इसका अपने आप में क्लास है, उस समय बताऊंगा। डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी, है ना। तो डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी का भी एक मैं क्लास लूँगा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय लोग को कितना, गवर्नमेंट एम्प्लॉय लोग को तो पूरा जितना भी ग्रेजुएटी मिलता है वो छूट मिलता है। नॉन गवर्नमेंट के लिए क्या है, और जो ग्रेजुएटी एक्ट 1872 फॉलो करते हैं उसका क्या रूल है, ये सब के बारे में बताया जाएगा। ये अपने आप में क्लास है, ठीक है। ये आधे घंटे का क्लास है, मैं बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट है हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस भी सब अपने आप में क्लास है कि जो हाउस रेंट अलाउंस है कितना दिया जाता है, जो मेट्रो सिटी में रहता है उसको कितना दिया जाता है ना, जो नॉर्मली एरिया में रहता है उसको हाउस रेंट अलाउंस कितना दिया जाता है। उसके बाद हमारा है एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस मनोरंजन भत्ता भी दिया जाता है ना। तो जैसे मनोरंजन भत्ता कितना तक छूट है भाई? 5000 तक छूट है। अगर हम लोग कहीं घूमने चले जाते हैं या कोई मूवी चले जाते हैं मनोरंजन के लिए, या कोई विदेश चले जाते हैं तो सिर्फ कितना तक छूट दिया जाता है? 5000 तक छूट दिया जाता है। इसके भी बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं परक्यूसिट्स, है ना। परक्यूसिट से क्या होता है भाई? तो ध्यान देना है, परक्यूसिट से मतलब होता है जैसे सैलरी में अगर कुछ केस में देते हैं
तो सैलरी का पार्ट हो जाता है। अगर हम लोग केस में इसको नहीं दिए, एक्स्ट्रा बेनिफिट दे दिए, जैसे अगर कोई एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर का जैसे ये एम्प्लॉयर जिंदल स्कूल है, ठीक है, ये जिंदल स्कूल है, भिलाई स्टील प्लांट का भी स्कूल है, जो बड़ा बड़ा कंपनी का क्या रहता है, स्कूल रहता है। वो कर्मचारी के बच्चे लोग को पैसा नहीं देते, उसको क्या देते हैं, सिर्फ कि मेरा स्कूल है, मेरे स्कूल में पढ़े, तो क्या कहलाएगा, परक्यूसिट से कहलाएगा। यहाँ पे उसको पैसा नहीं दिया जाता है भाई, उसके बदले उसको क्या दिया जाता है, उसको बेनिफिट दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो भी सुविधा दिया जाता है, इसमें देखो, जो वेतन में बहुत से प्रकार का सुविधा दिया जाता है। जो केस में सुविधा दिया जाता है उसको अलाउंस बोलते हैं, है ना। और जो केस में नहीं दिया जाता, एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाता है, उसको हम लोग परक्यूसिट से या अनुलाभ बोलते हैं। जैसे मान ले जाए बिना किराए का घर दे देते हैं, बच्चे लोग को फ्री में पढ़ाने के लिए सुविधा दे देते हैं, नौकर की सुविधा देते हैं, है ना, स्कूल का सुविधा देते हैं, हॉस्पिटल का सुविधा देते हैं। ये सब किस में आएगा, परक्यूसिट्स में आएगा, अनुलाभ में आएगा, इन ल्यू ऑफ सैलरी या सैलरी के बदले में देते हैं। और फर्निश्ड एंड अनफर्निश्ड एकोमोडेशन, फर्निश्ड मतलब होता है जैसे कर्मचारी लोग को फर्निश्ड एकोमोडेशन देता है, जिसमें बेड वगैरह रहता है, खिड़की वगैरह रहता है, अलमीरा वगैरह रहता है, टीवी वगैरह रहता है, वो फर्निश्ड रहता है। अनफर्निश्ड मतलब सिर्फ एक मकान दे देते हैं, बाकी हम लोग को टीवी वगैरह, फर्नीचर वगैरह सब उसमें लगाना रहता है। तो एक फर्निश्ड एकोमोडेशन रहता है, एक अनफर्निश्ड। जैसे मान लीजिए मेरा जॉब हो गया है, कोई गवर्नमेंट सेक्टर में हो गया है, अगर वहाँ पे मुझे डिटेल फर्नीचर वगैरह सजा करके देगा, वो फर्निश्ड कहलाएगा। जिसमें सिर्फ अगर मकान बच दिया रहेगा, मैं अपना सब कुछ लगाऊंगा, वो अनफर्निश्ड कहलाएगा। मोटर कार अपने आप में 2 क्लास है, इसके भी बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा भाई। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय लोग को मोटर कार की सुविधा दिया जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में भी मैं बताऊंगा, ये भी एक क्लास है। नेक्स्ट है एनी अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉई, दैट इज कार बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, है ना। ये भी सैलरी का एक पार्ट है। जो एम्प्लॉयर लोग किसको पे करते हैं, एम्प्लॉय लोग पे करते हैं। एम्प्लॉयर मतलब कंपनी, कभी इलेक्ट्रिसिटी बिल का सुविधा पे करते हैं, कार के बिल का सुविधा का पे कर देते हैं, टेलीफोन बिल देते हैं, है ना, पेट्रोल डीजल का देते हैं भाई, कार ड्राइवर का देते हैं। तो ये सब किस में आ जाएगा, और अदर बेनिफिट में आएगा। और ये सभी किसका पार्ट है, सैलरी का ही पार्ट है ना। तो इसके बारे में मैं सब का अलग अलग से क्लास लूँगा। अभी मैं ओनली हिंट बताया कि सैलरी में क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है भाई। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, है ना। इसके बारे में मैं अभी डिटेल में बताऊंगा। ये था हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में अभी मैंने बताया। थैंक्स।